जी सर, अब्दुलरहमान आप स्टार्ट कर सकते हैं। Okay, sir. Thank you so much. Assalamu alaikum. My name is Abdul Rahman, and I am the one of the moderator of iCode Guru. So let's start the intro of iCode Guru. What is iCode Guru? iCode Guru का मोटिव है share, learn and grow together. iCode Guru का स्टार्ट डॉक्टर जफर शाहिद ने लिया, जो कि इसके फाउंडर एंड प्रेसिडेंट हैं और जो कि सिलिकॉन वैली बेस्ड कंपनीज में वर्क करते हैं। अलोंग साइड डॉक्टर जफर शाहिद, इनके साथ जो इनके को फाउंडर्स हैं वो है डॉक्टर रिजवान गफार, डॉक्टर कलीम अनवर, सर आमिर खान, खालिद खोकर फ्रॉम सिलिकॉन वैली। हैकर गुरु का जो मिशन है वो है एम्प्लॉयबिलिटी, पाकिस्तानी यूथ को एम्प्लॉयबिलिटी प्रोवाइड करना, हाई टेक स्किल्स प्रोवाइड करना एंड इंटरनेशनल मेंटोर्स के साथ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को मिलाना। अगर हम बात करें कि हाउ आईकोड गुरु वर्क, सो आईकोड गुरु के ऊपर 20+ सेशंस पर डे रन किए जाते हैं, जिसके अंदर 1 वीकली वेबिनार और 2 वीकली वर्कशॉप्स कंडक्ट की जाती हैं फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स। इसके अलावा आईकोड गुरु के ऊपर मुख्तलिफ कोर्सेज जिनमें पाइथन, आईएलटीएस, जीआरई की प्रिपरेशन के कोर्सेज, लीड कोड और डीएसए के कोर्सेज और मशीन लर्निंग और डाटा साइंसेज के कोर्सेज रन किए जाते हैं। आईकोड गुरु के तमाम सेशन फेसबुक लाइव और फेसबुक और फेस यूट्यूब के ऊपर लाइव अवेलेबल होते हैं, आईकोड गुरु के पेज के ऊपर, जिनको आप बाद में भी रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं। अगर हम बात करें रिसेंट अचीवमेंट्स की आईकोड गुरु की, तो उसके अंदर 1000+ इंटरनेशनल अवार्ड्स आईकोड गुरु के पास हैं, जो कि ग्लोबल हैकाथॉन्स और कंपटीशन के हैं। इसके अलावा एक 100+ जो से फुली फंडेड ग्रेजुएट एडमिशन सिक्योर की हैं वर्ल्ड वाइड और इंक्लूडिंग यूएस से, जिनकी वर्थ $24 मिलियन है। पर आईकोड गुरु के स्टूडेंट्स ने लोकल और इंटरनेशनल इंटर्नशिप्स और जॉब्स को भी सिक्योर किया हुआ है। हार्वर्ड CS50 पजल डे के अंदर 749 टीम्स ने 9x9 पजल सॉल्व की आईकोड गुरु के मेंटरशिप और गाइडेंस के साथ। स्टैनफोर्ड कोडिंग प्लेस के अंदर 255 मेंटोर सेलेक्ट हुए आईकोड गुरु की मेंटोरशिप और गाइडेंस के साथ। इसके अलावा MIT इमर्जिंग टैलेंट प्रोग्राम के अंदर 3 आईकोडर्स ने पार्टिसिपेट किया अमंग ऑफ 320 पीपल्स। गूगल कोड जैम 2023 के अंदर 301 स्टूडेंट्स ने फ्रॉम आईकोड ग्रुप पार्टिसिपेट किया, और इसके अलावा 3 इंटर्न्स इत्तेहाद एविएशन ग्रुप के अंदर इंटर्नशिप इन्होंने सिक्योर की, जिसका हेडक्वार्टर अबू धाबी के अंदर है। जिन बच्चों ने फुली फंडेड स्कॉलरशिप सिक्योर की, उनकी अगर हम प्रोफाइल की बात करें तो उनकी CGPA की रेंज 3.1 से लेके 3.8 तक थी। उनकी आइल्स की रेंज 6.5 से लेके 7.5 तक थी, और उनके पास कोई पब्लिकेशन नहीं थी, नो जीआरई, और उनका स्टडी गैप जो सा था वो 1 से 15 ईयर्स था। 100% उनके पास फी वेवियर था, और स्कॉलरशिप का जो स्टाइपेंड था वो हमारे पास $1100 से लेके 3000 पर मंथ तक था, और उनके पास कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं थी। अगर हम आईकोन गुरु की कम्युनिटी की ग्रोथ और अचीवमेंट्स के बारे में बात करें, तो ये ईयर बाय ईयर इसका ग्राफ शो किया गया, जिसके अंदर हमें स्टैनफोर्ड कोडिंग प्लेस और हार्वर्ड का ग्रोथ चार्ट है। देखिए, अगर हम 2023 के अंदर हमारे पास 11 टीए स्टैनफोर्ड के अंदर थे, और हार्वर्ड के अंदर हमारे पास 18 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया। बट इन 2026 स्टैनफोर्ड कोडिंग प्लेस के अंदर आईकोड गुरु के मेंटोरशिप और गाइडेंस के थ्रू 255+ मेंटोर सेलेक्ट हुए, और उन्होंने एज अ सेक्शन लीडर सर्व किया। और हार्वर्ड CS50 पजल डे के अंदर 749 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया और विन किया। थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक आईकोड गुरु को ज्वाइन नहीं किया, तो आप इस लिंक के ऊपर जाके www.icode.guru/join को पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं। और अगर आप फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर इनको आपने फॉलो नहीं किया आईकोड गुरु को, तो आपको यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। सरफाज। थैंक यू सो मच सर अब्दुल रहमान आपका। जी सर। सर मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी सर, आपकी आवाज आ रही है, आप स्टार्ट कर सकते स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। हो सर। ठीक है, मेरी स्क्रीन विजिबल है।
यस सर, विजिबल है उसमें। ठीक है। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी हाँ जी क्लास है। सर, आपकी स्क्रीन विजिबल है। ओके, थैंक यू सर जी। तो अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताता हूँ कि मेरा नाम मोहम्मद फादशीर है और मैंने बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हुई है। तो जो हमारी आज की वर्कशॉप का टाइटल है वो है कि प्रैक्टिकल ऑडियो प्रोसेसिंग विद मशीन लर्निंग, यानी कि हमने नॉर्मली काम किया होता है टेक्स्ट के अंदर, इमेजेस के ऊपर या वीडियो में। और बहुत कम मैंने देखा कि मतलब कि वर्कशॉप हो या इस तरह कोई इवेंट हो जिसमें हम ये देखो कि हम ऑडियो पे किस तरह काम करते हैं या ऑडियो को कैसे यूज़ करेंगे। तो इसलिए मैंने इस वर्कशॉप को किया है ताकि हम ये समझ सकें कि ऑडियो काम किस तरह करती है, कंप्यूटर किस तरह उसको समझ रहा होता है, हम किस तरह मशीन लर्निंग में और डीप लर्निंग में उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का मतलब मेन एजेंडा हो जाएगा जिसको हम कवर करेंगे। फिर हम नेक्स्ट ना हम देखते हैं अपनी ना इसको। तो सबसे पहले जो आपके जहन में मतलब क्वेश्चन आता है वो होता है साउंड, यानी कि जो हम आवाज़ की बात कर रहे हैं वो क्या चीज़ है। जैसे हम कब बात करते हैं कि कोई MP3 है, कोई ऑडियो है, तो वो आखिर होती क्या है। अब यहाँ पे हम एक छोटी सी एग्जांपल की, जैसे अगर आप अपने हाथ को आपस में मारें तो एक आवाज़ पैदा होती है, यानी कि वो इसलिए होती है कि क्योंकि जैसे मतलब अपने हाथ मारे ना तो कुछ पार्टिकल्स होते हैं, उनकी मतलब मूवमेंट से ना वाइब्रेशन पैदा होती है और उसकी वजह से हमारे पास ना साउंड पैदा होती है। और जब वो मतलब हमारे कान में लगती है ना तो ऐसा लगता है कोई चीज़ साउंड पैदा हुई है। तो ये एक तरह से कि भाई साउंड किस तरह प्रोड्यूस होती है, इनके जैसे कोई मीडियम में अगर आपने किसी चीज़ को मारा है तो जैसे उसकी कोई हिट करेगा ना कोई चीज़, तो उसकी जो पार्टिकल्स हैं एयर के अंदर वो वाइब्रेट करते हैं, उस वाइब्रेशन की वजह से उनकी तरतीब चेंज होती है और हमारे पास ना आवाज़ पहुंचती है। तो ये हमारे पास एक तरह से है कि मतलब ना साउंड है क्या चीज़। यहाँ पे पिक्चर मैंने शेयर की हुई है कि यहाँ पे लड़की है वो मतलब बात करिए, तो आप देखें ना कि वेव फॉर्म की सूरत में उसकी आवाज़ मतलब प्रोड्यूस हो रही है। इसी तरह जब किसी के कान में जा रही है तो भी एक वेव की सूरत में ना मतलब मूव करते हुए एयर मालिक्यूल्स को वाइब्रेट करते हुए आगे मूव करती जा रही है। और जैसे ही वो उसकी कान से हिट करेगी ना तो उसको कोई ना कोई साउंड प्रोड्यूस होगी। तो ये हमारे पास आता है कि मतलब साउंड है क्या या किस तरह प्रोड्यूस होती है। मतलब मेरा इरादा ये है कि मैं आपको ना बिल्कुल बेसिक से लेके चलूँ ताकि हम इसको ना पूरे वर्क फ्लो समझ सकें। तो अगर किसी क्वेश्चन होता है बीच में मतलब पूछ सकते हैं हमसे, तो ये मैं देख ले कि एक्चुअली साउंड है क्या। अच्छा, अब नेक्स्ट में थोड़ा सा एक और स्टेप चलते हैं कि जब मतलब माइक्रोफोन है उसके अंदर साउंड किस तरह प्रोड्यूस होती है। इसका भी सेम प्रोसेस है। जैसे हमारे पास ना कोई रिकॉर्डर है कुछ भी है, वो उसके अंदर एयर प्रेशर चेंज होता है हमारे पास ना, जैसे हम कुछ बोलते हैं तो एयर पार्टिकल्स की मूवमेंट की वजह से ना उसमें चेंजिंग आती है और वो वेव्स की सूरत में ना आगे पहुंचती है। फिर हम उन्हीं वेव्स को कन्वर्ट करते इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर, फिर हमारे पास ना वो साउंड प्रोड्यूस होती है। और यही वेव्स ही होती हैं, चाहे आप मतलब कोई बात करते हैं कुछ भी करते हैं तो वही वेव्स की सूरत में हमारे पास साउंड ना मूव कर रही होती है। कंप्यूटर सिर्फ ये नहीं पता कंप्यूटर क्या चीज़ है, वो सिर्फ उन नंबर्स को देखते हैं जो चेंजिंग कैसे नंबर प्रोड्यूस होते हैं, उन्हीं नंबर्स को मतलब चेक करते हैं। जैसे कहते हैं कोई नंबर हाई है कोई लो है, तो उनकी बेस पे ना हमारे पास काम कर रहा होता है। तो एक ओवरऑल इसका थीम है कि साउंड किस तरह मतलब हम सुनते किस तरह से हैं, प्रोड्यूस किस तरह से होती है। तो यहाँ तक क्लियर है सबको। यस सर। ठीक हो गया, थैंक यू। अच्छा, अगर कोई मेरी बीच बीच में आवाज़ कर रहे हो तो मुझे बता दीजिएगा। तो हम थोड़ा सा ना इसको देख लेते हैं कि कंप्यूटर किस तरह साउंड को देखते हैं। क्योंकि हमें पता है कि जो कंप्यूटर है वो बाइनरी मतलब ना नंबर्स की फॉर्म में काम कर रहा होता है, उसके लिए मतलब जो भी चीज़ है वो न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर ही होती है, मैथमेटिकल चीज़ है कोई भी चीज़ है। इसी तरह जो साउंड है वो भी एक तरह से नंबर्स में हमारे पास में सेव होती है। उन्हीं नंबर्स की बेस पे हम उस पर ऊपर कैलकुलेशन करते हैं, उसको स्टोर करते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं। जैसे हमने कहा था ना हमारे पास इमेजेस होती हैं, मतलब उसके अंदर ना 2D मतलब इमेजेस होती हैं। उसके अंदर मतलब हमारे पास एक मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर हमारे पास ना पिक्सल की वैल्यूज होती हैं। उन्हीं पिक्सल की बेस के ऊपर ना हमारे पास कलर्स भी पैदा होते हैं और इमेजेस बनती हैं। इसी तरह हमारे पास ऑडियो के अंदर ना कुछ न्यूमेरिकल नंबर्स होते हैं, जैसे हमारे पास ये नंबर है 0.215 होती है। इसी तरह कोई एक ना 1D एरे ऑफ लिस्ट होती है न्यूमेरिकल वैल्यूज, उसी को हम कहते हैं कि ऑडियो फाइल है या कुछ भी है। यूँ समझ के हमारे पास जो इमेज है वो हमारे पास 2D मैट्रिक्स हो जाती है, और जो हमारे पास ऑडियो फाइल है वो एक लंबी 1D न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं। जैसे अब यहाँ पे ना एक पिक्चर मतलब दिखाई दे रही है, हमारे पास साउंड है, जैसे माइक्रोफोन से गुजर रही है ना तो एक सिग्नल जनरेट हो रहा है मतलब वेव फॉर्म के अंदर। उसके बाद फिर यहाँ पे कन्वर्टर लगा हुआ है जो उसको कन्वर्ट करता है सिग्नल के अंदर इनके वंस और बाइनरी फॉर्म में।
और हम फिर उन्हीं को मतलब स्टोर कर रहे होते हैं। तो ये एक तरह से कि कंप्यूटर इस चीज़ को ना मतलब किस तरह देख रहे होते हैं नंबर्स को हमारे पास। अच्छा, अब ना ये मैंने पिक्चर वो शेयर यहाँ पे ना ऐड की है कि इसके अंदर ना ये बता रहा हूँ कि मुख्तलिफ जो डेटा टाइप्स है हमारे पास वो किस तरह काम करते हैं। जैसे हमारे पास टेक्स्ट है ना, हमने कहा कि करेक्टर्स होते हैं। टेक्स्ट क्या चीज़ एक्चुअल में करेक्टर होते हैं। जैसे हेलो वर्ल्ड है, जिसमें एच एक अलग करेक्टर है, ई अलग करेक्टर है। हर करेक्टर में फिर हमारे पास वैल्यूज होती हैं जिसको हम स्टोर करते हैं। और ये कंप्यूटर नंबर्स को देख रहा होता है। मतलब उसमें हेलो लिखूंगा ना, उसे पता है कि ये कोई न्यूमेरिकल नंबर्स हैं जिसमें हर एक की वैल्यू साइन होती है। तो ये हमारे पास है कि टेक्स्ट इस तरह काम कर रहा होता है। जैसे अगर हम इमेज की बात करते हैं ना, उसमें पिक्सल होते हैं। जैसे अगर हमारे पास ये पिक्चर है, इसमें छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, इनके हमारे पास ग्रिड बने हुए हैं। और उसकी ना कोई वैल्यू होती है। कंप्यूटर वैल्यूज को देख रहा होता है। इसी तरह अब ये जो हमारा मेन फोकस है वो है ऑडियो के बारे में। इनके जो कुछ हम सुनते हैं, कोई सॉन्ग भी हो सकता है, कोई स्पीच भी हो सकती है। तो एक तरह से वेव होती है, उसी वेव को ना फिर हम न्यूमेरिकल फॉर्म में स्टोर करते हैं, सेव करते हैं। फरफात, अगर आप बोल रहे हैं तो आपकी वॉइस नहीं आ रही। इससे मेरी वो आवाज़ कट गई थी। जी सर। इसमें काम पे था, मतलब बता सकते हैं। सर आपको अभी ये साउंड के बारे में बताने लगे थे। इसलिए साउंड मैं, में हम ये स्लाइड हो चुकी थी। नो नो सर, साउंड पे थे आप, जहाँ तक मैंने। जी, ये वाली होगी थी सर स्लाइड। ये हो गई थी सर। ठीक है। तो मैं इस स्लाइड में देख रहे थे ओवरऑल ना इस कि, इसमें इसमें सर आपने टेक्स्ट और इमेज कवर कर लिया था। ठीक है। इमेज में ग्रेड होती है, लेकिन अभी आप ना जी, ऑडियो करवा रहे थे। ठीक हो गया, थैंक यू सर। तो फिर हम ना हमारे पास ऑडियो क्या जाती है। अब जिस तरह हमने कहा ना, ऑडियो हमारे पास वो भी एक न्यूमेरिकल फॉर्म में होती है। अब इसमें जो वेव्स होती हैं, मतलब जो वेव्स बनती हैं, उन्हीं की वैल्यूज को हम लेके न्यूमेरिकल मतलब 1D array में ना यूज़ कर रहे होते हैं। और उसी के बेस पे फिर हम उसको मतलब फिर बाद में मशीन लर्निंग के अंदर फिर डीप लर्निंग में यूज़ करते हैं। इसी तरह जो हमारे पास वीडियोस है ना, वो हमारे पास एक्चुअली फ्रेम्स होती हैं, इनके सीक्वेंस ऑफ इमेजेस होती हैं। तो जैसे हमारे पास नॉर्मल इमेज है, वैसे हम इसके अंदर ना सर, वो पता नहीं मेरी बार बार कॉल कट, शायद नेट का इश्यू चल रहा है इस वजह से। सर, अब आ रही है मेरी आवाज़? जी सर, आप ऑडिबल है। आप इसी स्लाइड के ऊपर थे अभी तो। जी सर, तो मतलब यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं, वरना फिर नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। सर आप इसको रिपीट कर दें। आई थिंक ड्यू टू इंटरनेट इशू आपने इसको कंप्लीट और कुछ चीज़ें रह गई हैं नीचे जो चलिए ठीक है। आपकी बॉटम पे है ना, इसको आप ज़रा एक्सप्लेन कर दें। फरफात, अगर आप बोल रहे हैं तो आपकी वॉइस नहीं आ रही।
सर अब बताइएगा, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? यस सर। सॉरी सर, वो पता नहीं आज क्या हो गया, चल नहीं रहा नेट कुछ। सर मेरे ख्याल से इंटरनेट का इशू है, मेरा भी डायल करते वक्त ना काफी स्लो था इंटरनेट। जी पुलिस शिकायत है काफ़ी। चलिए दोबारा कोशिश करता हूँ कि वहीं से हम उसी पॉइंट को लेके चलते हैं अपना। अब आ रही है सर मेरी आवाज़ सही? यस सर। ठीक है। तो हमारे पास ना, हमने इसकी मतलब बात कर चुके थे टेक्स्ट के बारे में, इमेज के बारे में, फिर हमने कहा कि ऑडियो। हमने कहा तो जिस तरह बाकी चीज़ें ना, इसी तरह ऑडियो भी एक न्यूमेरिकल फॉर्म में हो रही होती है। जैसे तरह वेव्स होती है ना, उन्हीं मतलब उनके नंबर्स की बेस पे हमारे पास 1D एरे में ना उसको स्टोर करके यूज़ कर रही होती हैं। इसी तरह जो हमारे पास वीडियो होती है वो भी एक्चुअली हमारे पास मतलब एक तरह से फ्रेम्स होती हैं मुख्तलिफ हैं। जैसे अगर एक वीडियो है 10 सेकंड की, उसमें मल्टीपल फ्रेम्स हो सकती हैं। जैसे नॉर्मल इमेज होती है, उसी तरह हम हर उसकी इमेज को ना वैल्यूज़ लेके उसको फिर हम चेक कर रहे होते हैं। तो इसी तरह हमारे पास एक इमेज का भी कंसेप्ट आ गया। तो जो भी मतलब डेटा टाइप्स हैं, चाहे वो टेक्स्ट है, इमेज है, ऑडियो है, फिर वीडियो है ना, वो सब एक्चुअली वो न्यूमेरिकल ही होती है जिसके ऊपर वो काम कर रही होती है। यहाँ तक हम इसका मेन आइडिया देख ले कि हमारे पास डेटा टाइप किस तरह से होते हैं। अब इसके अंदर ना जब हम मतलब मज़ीद देखते हैं ऑडियो को काम करने के लिए ना, तो उसमें कुछ कंसेप्ट होते हैं, तो थोड़ा सा हम उनको देख लेते हैं। जैसे हमारे पास ना एक वेव फॉर्म का होता है। जिस तरह हमने कहा कि वेव मतलब बनती है, जैसे साउंड प्रोड्यूस होती है, इसी तरह ने हमारे पास एक साउंड की रिप्रेजेंटेशन होती है, वेव्स। जैसे सर मेरे समझ पास। है क्वेश्चन। जी सर सर। कैसे करेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर वन डे एरे आपके बात कर रहे हैं, वो क्या चीज़ है सर? उसमें टेक्स्ट में नहीं थी, इमेज में नहीं थी, और ऑडियो में थिंक आप कह रहे थे, तो वो क्या जी चीज़? सर। पर वो इस तरह से होता है ना, जैसे हमारे पास में एयर के अंदर कोई पार्टिकल है, हम जैसे वो वाइब्रेट करते हैं ना, उनकी पोजीशन चेंज होती है। उसी की बेस पे ना हम लोग उन पॉइंट्स की वैल्यूज़ की बेस पे ना हमसे मार्क करके ना वेव बनाते हैं। फिर हम उन्हीं को फिर मतलब एरे में शो कर देते हैं कि भाई इस तरह हमारे पास रिप्रेजेंटेशन आती है उसकी। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा, तो सर जिस तरह बता रहा था ना, पॉइंट्स की वैल्यू होती है, अगर हम यहाँ पे देखें ना, तो इसके अंदर कुछ ना वैल्यूज़ बनी हुई है हमारे पास। जैसे ये 0 के ऊपर है, ये 0.65 के ऊपर हो सकती है, ये 1 के करीब करीब है। तो इस तरह जब इन सब पॉइंट्स को मिलाते हैं तो हमारे पास एक वेव बन जाती है। तो वो वेव ही एक्चुअली हमारे पास उस ऑडियो को रिप्रेजेंट कर रही होती है। जैसे अगर कोई वेव है ना, कोई अगर साउंड है आपके पास, कोई रेन की साउंड है, कोई बर्ड की साउंड है, तो वो उसी ऑडियो की फॉर्म में आपके पास शो हो रही होगी। मतलब इसके अंदर ना जो हमारे पास ये है, क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास टाइम बता रहा है। और जो वाई एक्सिस है वो बता रहा है कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, इनके वहाँ पे उस टाइम पे उसका एम्पलीट्यूड कितना था। तो हम इसको ये कह सकते हैं, अगर हमने विजुअली देखनी है साउंड को ना, तो हमारे पास एक उसकी वेव फॉर्म बन जाएगी। इसको हम आगे प्रैक्टिकल में देखेंगे अपने पास ना कुछ एग्जांपल्स करके, तो वो फिर आपको मजीद क्लैरिटी आ जाएगी कि भाई किस तरह चीज़ें काम कर रही हैं। फिर हम इसका थियोरेटिकल पोर्शन देख रहे हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि भाई किन किन टॉपिक्स की बात होगी, कौन से वर्ड्स उसके अंदर यूज़ होंगे। तो यहाँ तक क्लियर है कि इस वेव फॉर्म के बारे में? हाँ जी सर, किराया ले जाऊँ तो। थैंक यू। ओके सर। अच्छा, तो हमारे पास इससे तो एक और चीज़ आती है जिसका कंसेप्ट हमारे पास ना मतलब ज़रूरी होता है, वो होता है सैम्पलिंग रेट। अब सैम्पलिंग रेट को आप इस तरह बता सकते हैं, जैसे मैं कहता हूँ ना कि किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे उसकी आप चेक करते हैं वैल्यूज़ को, यानी कि उस पॉइंट पे कितनी वैल्यूज़ हैं। अब इसमें ये होता है कि आप ना हर सैंपल लेते हैं मुख्तलिफ। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं 5 सेकंड पे सैंपल लिया, 10 सेकंड पे सैंपल लिया, तो वो मुख्तलिफ सैंपल होते हैं। इसको यूँ भी कह सकते हैं, ये बताते हैं कि भाई उस सेकंड के अंदर ना कितने मतलब हर सेकंड में कितने सैंपल्स रिकॉर्ड हुए हैं। अब इसकी फिर डिफरेंट क्या कहते हैं टाइप्स आती है, मतलब ना जैसे 16,000 हर्ट्ज़ हैं, 25 मतलब 22,050 हर्ट्ज़ हैं। तो ये मुख्तलिफ सी टाइप्स हैं। जितना ज़्यादा हर्ट्ज़ होंगे उतना बेहतर क्वालिटी होगी, आप इसको यूँ समझ सकते हैं। यानी कि जो 16,000 है उसकी क्वालिटी बिल्कुल लो होगी, उसके अंदर नॉइज़ हो सकती है। जो 48,000 वाला है उसमें मतलब प्रोफेशनल ऑडियो क्वालिटी हो सकती है। तो ये जस्ट एक तरह से बताता है कि भी किसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, कितनी बुरी है। तो हमारे पास सैम्पलिंग रेट का एक कंसेप्ट आता है यहाँ पे। अगर आप देखें ना इस पिक्चर के अंदर, तो यहाँ पे ना मुख्तलिफ टाइम फ्रेम के ऊपर उसने उसकी वैल्यूज़ ली हुई हैं। तो ये हमारे पास इसका कंसेप्ट आता है कि सैम्पलिंग रेट का। इसी तरह फिर हमारे पास नेक्स्ट हम देखते हैं ना, वो होता है कि दो
यूज़ होते हैं, एम्पलीट्यूड क्या और फ्रीक्वेंसी क्या। एम्पलीट्यूड का मतलब हो सकता है कि वो जो साउंड है वो कितनी लाउड है, यानी कि अगर उसका एम्पलीट्यूड हाई है तो हम कह सकते हैं कि भाई आवाज़ ऊंची थी, अगर लो है तो मतलब सॉफ्ट साउंड थी। इसी तरह फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि वो कितनी क्विकली मतलब रिपीट हो रही है या चीज़, मतलब जैसे कहते हैं ना कि भाई 1 सेकंड में कितनी दफ़ा हो रहा है, तो हमारे पास कंसेप्ट आता है फ्रीक्वेंसी का। अगर हम इस इमेज में देखें ना, जो हमारे पास ये लेंथ आती है हाइट की, इसको हम बोल रहे थे हमारे पास एम्पलीट्यूड है। और जो नीचे मतलब 1 सेकंड के अंदर उसने कितना साइकिल पूरे किए हैं, तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी आती है। इनकी फ्रीक्वेंसी को हम फिर हर्ट्ज में कहते हैं। तो ये मतलब कुछ टर्म थी कि हमने कहा कि सैम्पलिंग रेट हो गया, वेव फॉर्म हो गई, और एम्पलीट्यूड हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गई। तो ये मतलब ये हमारे पास ना एक तरह से आपको आइडिया हो जाता है कि ये चीज़ें इस तरह यूज़ हो रही हैं। इसी तरह फिर हमारे पास वही उसी चीज़ों को हमने दोबारा बता दिया कि भाई ये जो कंसेप्ट यूज़ होते हैं, मतलब वेव फॉर्म क्या होती है हमारे पास, सैम्पलिंग रेट आ गया, डेटा साइज, यानी कि जो हमने कहा था सैंपल कितने होते हैं वो उसका डेटा साइज आ जाएगा। अब यहाँ पे ना मतलब पॉइंट आता है कि फॉर एग्जांपल हमने कहा ना इसके अंदर 22,050 हर्ट्ज हैं, तो यानी कि उसके अंदर इतने मतलब एक तरह से नंबर न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, तो इसको डायरेक्टली प्रोसेस करना बड़ा मुश्किल होता है। तो जैसे कि यहाँ पे ना देखें, ऑडियो है उसकी मतलब 1 सेकंड के अंदर ना 44,000 वैल्यूज़ हैं। तो अगर वो 10 सेकंड की ऑडियो बनती है तो वो तो 4 लाख वैल्यूज़ बन जाएंगी, और उसको प्रोसेस करना मुश्किल होता है। तो उसके लिए फिर हम डिफरेंट टेक्निक यूज़ करते हैं, उसको फिर हम आगे देखते हैं। तो ये हमारे पास आ गया कि भाई पॉइंट्स की वजह आगे सैम्पलिंग रेट वाला, वहाँ से हमने कंसेप्ट देख लिया कि भाई इतनी ज़्यादा वैल्यूज़ होती हैं इसलिए हमें उसे प्रोसेस करना मुश्किल है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं इसको फिर सॉल्व किस तरह कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। तो यहाँ तक क्लियर है? सर मेरा क्वेश्चन है सैम्पलिंग सैम्पलिंग रेट से रिलेटेड के जी ये आपने बता तो दिया कि चलें एक चंक होता है, मतलब आप शायद ऑडियो में आपने मेरे ख्याल में कहा है कि एक सर्टेन वैल्यूज को अगर हम चंक उनका ले लें तो वो सैम्पलिंग रेट होगा, ऐसे ही है? मतलब ये बताते हैं कि उसके ना मतलब हर सेकंड में कितने सैंपल आ रहे हैं उसके पास। अगर हम देखें मतलब 1 सेकंड के बाद वहाँ पे कितने सैंपल आ रहे हैं उस टाइम पे। अच्छा अच्छा, इसका मतलब यूज़ क्या होगा, ये कहाँ पे हम इसको यूटिलाइज करेंगे? मतलब ऑडियो रिकॉर्डिंग में या ऑडियो प्रोसेसिंग में इसका क्या सर रोल ये होता है, इसका क्या यूटिलाइज कैसे करते हैं? जी सर, क्योंकि सर हम इसमें मतलब जो हमारा नेक्स्ट ये भी तो थ्योरी थ्योरी देख रहे हैं, जैसे हम कोड में देखेंगे वहाँ पे हम देखते हैं कि उसका सैम्पलिंग रेट कितने हैं, तो उससे हमें अंदाज़ा होता है कि उसकी क्वालिटी कैसी है। अगर मतलब उसका सैम्पलिंग रेट कम है तो हमें अंदाज़ा होगा कि भाई इसकी लो क्वालिटी है, इसके अंदर नॉइज़ हो सकती है या कुछ और हो सकता है। इसी तरह अगर उसका सैम्पलिंग रेट काफ़ी हाई है तो मतलब एक अच्छी क्वालिटी की है। जैसे आप ये देख लेना कि एक सेम सेम ऑडियो है, सेम लेंथ है, लेकिन एक 5 MB की दूसरी 50 MB की है, तो उसकी मतलब क्वालिटी में फ़र्क होता है कि भाई वो किस क्वालिटी की है। जैसे हम ये देख रहे हैं कि जिसका ये कंसेप्ट होता है, मतलब क्वालिटी के हवाले से हम बात कर रहे हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि उसको प्रोसेस जो मतलब हाई सैम्पलिंग रेट वाला ऑडियो होगा उसमें उसको हम इजीली प्रोसेस कर सकेंगे, उसमें हमें ज़्यादा नॉइज़ की फिक्र नहीं होगी। और जो लो सैम्पलिंग रेट वाला होगा उसमें हमें मतलब वहाँ पे आउटलायर हो सकते हैं, बीच में कुछ ऐसे चंक्स आ सकते हैं जो जिनमें नॉइज़ ज़्यादा होगी और हमें उसमें एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, ये कह सकते हैं हम? जिस तरह अगर हम इसकी एक और मिसाल भी देख सकते हैं, जैसे इमेज में देखिए ना, उसमें होता है जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे उतना वो पिक्चर क्लियर होगी। अगर कोई मतलब पिक्चर है 3 MB की है तो उसमें मतलब क्लैरिटी कम होगी, लेकिन अगर वो 8 MB की है तो उसमें ज़्यादा मतलब डिटेलिंग ज़्यादा होगी और हैवी भी होगी, लेकिन क्वालिटी उसकी काफ़ी अच्छी होगी। तो इस तरह इसके अंदर भी आ सकता है कि भाई सैम्पलिंग रेट की बेस पे हम बता सकते हैं क्वालिटी वाइज। सही 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 सही, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। अच्छा, तो हमारे पास ना ये भी हमने देख लिया कि हमने कहा कि हमारे पास चैलेंज आता है कि हम उसको डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास इतने ज़्यादा वैल्यूज़ हैं तो हम उसको किस तरह प्रोसेस करेंगे। तो इस तरह थोड़ा सा ना मैं यहाँ पे ब्रेक लेके ना डेमो करते हैं, ताकि आपको आइडिया हो कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं और किस तरह कर रहे हैं। तो हम छोटा सा ना एक डेमो लेके चलते हैं। मेरे पास ना एक ऑडियो है, भी आपको मेरी लैब की स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर, इट्स विजिबल। ठीक हो गया। सर इसके अंदर हम ये कर रहे हैं कि अपने कोई ना ऑडियो रिकॉर्ड करेंगे, मेरे पास ऑडियो रिकॉर्ड है 2-3 सेकंड की, कि हम दोबारा भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसको हम फिर अपलोड करेंगे, फिर वहाँ से देखेंगे उसकी सैम्पलिंग रेट क्या है, उसकी शेप क्या है, फिर हम उसको ना वेव में कन्वर्ट करेंगे कि भाई
हमारी ऑडियो थी, इसको अगर हम वेव में देखें किस तरह बनेगी, तो जैसे हमारे पास वेव के अंदर बन जाएगी ना, फिर हम उसको देखेंगे उसके अंदर नंबर्स कौन से हैं, क्योंकि हमने कहा ना बहुत ज़्यादा नंबर्स होते हैं, तो हम नंबर्स देखेंगे कि अगर 2 सेकंड की ऑडियो उसमें कितने नंबर्स आ रहे हैं। इस तरह के फिर मजीद स्टेप्स होते हैं, और फिर हम आगे देखेंगे, ताकि हम ये देख लें कि हमारे पास ना कि किस तरह से काम होती है। मैं आपको थोड़ा सा ऑडियो दिखा देता हूँ कि मेरे पास ना ऑडियो कौन सी है। मेरे पास एक ऑडियो हेलो के नाम से ना, बस ये आपको आवाज़ आ रही है इसके अंदर? नो सर, ऑडियो तो आ गई है। तो ये ना मेरे पास छोटी सी एक 2 सेकंड की ऑडियो है, इसके अंदर ये है कि हेलो मेरा नाम फाद है। तो हम इसको ना प्रोसेस करके देखते हैं, शायद ये कि दोनों चल रहे हैं ना, तो इसलिए फिर ये शायद ऑडियो प्ले नहीं हो रही, लेकिन मैं आपको इसको दिखा देता हूँ करके ना। तो ये सबसे पहले मैं इस ऑडियो को ना यहाँ पे अपलोड करता हूँ, मेरे पास ये पड़ी हुई है ऑडियो। तो सबसे पहले हमारे पास ना अच्छे इसके अंदर आगे हम देखेंगे कौन सी लाइब्रेरीज होती हैं, पर्पस क्या है। अभी जस्ट हम ये देख रहे हैं कि पहले हमने ऑडियो रिकॉर्ड कर ली, उसको यहाँ पे हमने अपलोड कर दिया, मेरे पास ये ऑडियो की फाइल आ गई हेलो के नाम से। अब इसको मैं लोड करता हूँ, लेकिन मैं इसे क्लिक किया इंपोर्ट के नाम से ना कि भाई मुझे ये हेलो वाली फाइल चाहिए, उसको तुम लोड करो, तो उसने लोड कर दिया। अब मैं चेक करता हूँ इसकी क्या शेप है, कितना सैम्पलिंग रेट है। तो मैंने चेक किया, उसको बता रहे 48,000 ना सैम्पलिंग रेट है, इसकी शेप ये है, उसकी ये सारी वैल्यूज़ हैं। इसमें जीरो को इस तरह बता रहा है क्योंकि शुरू में ना कुछ सेकंड वो स्टॉप होते हैं, मतलब थोड़ी देर से बोलता हूँ। अब हम चेक करते हैं इसको ना ऑडियो मतलब वेव किस तरह बनेगी। सचिव उस तो हम इसको सर्फ हमारे पास सर्फ बॉक्स के अंदर क्या लिखा हुआ है? वो पहले से लिखा हुआ ना है कि ये खुद लिखना है? ये हाँ वाला जी। सर। हाँ जी। सर ये इम्पोर्ट। मैंने कोड लिखा हुआ है कि भाई फाइल लोड करने का नंबर, फिर आगे बताऊंगा कोड किस तरह से। ठीक है। जैसे हम ये देख रहे हैं जो हमने पढ़े ना वो किस तरह काम हो रहा है, इम्प्लीमेंट हाँ हो रहा जी। है। ठीक है, थैंक यू। जी सर। तो हमारे पास एक लाइब्रेरी लिब्रोसा नाम से ना हमारे पास एक काम करते हैं, अगर हमें ऑडियो के ऊपर काम करना है, इसके अंदर बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, हम उसको फिर यूज़ कर रहे होते हैं। इसी का फंक्शन है डॉट डॉट लोड, यानी कि मुझे ये फाइल लोड करनी है। तो उसने मैंने फाइल का नाम बताया कि भाई तुम ये फाइल लोड करो, उसने वो लोड कर दी। उसकी मैंने फिर डिटेल चेक कर दी, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, यानी उसका शेप क्या है, उसके अंदर सैम्पलिंग रेट क्या है, तो वो मेरे पास आ गए। मैं इसको ना वेव में कन्वर्ट करता हूँ। मैंने एक यहाँ पे फंक्शन लगाया डॉट वेव शो का, तो मुझे इसी ऑडियो की वेव बना के देगा। मैं इसको देखता हूँ, तो ये देखें, तो मतलब इस तरह की हमारे पास ना एक वेव फॉर्म बन गई है। यहाँ पे कहीं पे उसकी वैल्यू कम है, कहीं पे बहुत ज़्यादा है, मतलब जहाँ पे ये आवाज़ ऊंची हुई होगी उसकी वहाँ पे उसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो ये एक तरह से आगे कि हमने साउंड को विजुअली रिप्रेजेंट कर दिया वेव फॉर्म के अंदर। नेक्स्ट हमने बात की थी कि ना और उसके अंदर वैल्यूज़ होती हैं, तो जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि स्पेसिफिक पॉइंट पे क्या वैल्यूज़ होंगी। जैसे मैं कहता हूँ कि आधे सेकंड से लेकर 1 सेकंड तक ना, जैसे मेरे पास ये टाइम है, इस टाइम फ्रेम में कितनी उसकी वैल्यूज हो सकती हैं। मैं इसको रन करूँ तो ये देखें, तो मतलब उसको उसने जूम आउट जूम इन करके बता दिया कि भाई इस पे ये पॉइंट्स में वैल्यूज पड़ी हुई हैं। 0.5 सेकंड है, 0.6 सेकंड है, मतलब उसने उसको जूम कर दिया अपनी ऑडियो को ना, ताकि मैं समझ सके। इस तरह मैं आपको नंबर्स भी दिखा देता हूँ। तो ये देखें, पहले मतलब 50 तक ना इतने नंबर आ रहे, मैं इसको ज़्यादा कर देता हूँ वैल्यूज़ को। तो हमारे पास ना ये हम पास सारी वैल्यूज बता रहे हैं, शुरू में जीरो थी, बाद में उसकी वैल्यूज हो रही है। तो ये देख लिया हमने ऑडियो को, मतलब वेव फॉर्म है उसकी, फिर हमने नंबर्स देख लिए। तो इसका फिर एम्पलीट्यूड भी हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखें, मतलब बता रहे इस टाइम पे ना कि उसकी कितना एम्पलीट्यूड था वैल्यूज का। मैंने पहले 25 निकाल लिया, अगर मैं यहाँ पे ना कहता हूँ कि मुझे 500 से 1000 तक चाहिए, तो ये बता देगा उस टाइम पे उससे एम्पलीट्यूड की ना क्या वैल्यू थी। तो इसी तरह भी हमने ना मतलब ये मुख्तलिफ स्टेप्स देख लें कि जो हमने ऑडियो ली, उसको फिर हमने वेव फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, उसको फिर हम नंबर्स देख लिए। तो यहाँ तक क्लियर है? मेरी जी जी मैम, यस मैम मानूर।
सर ये जो एम्पलीट्यूड की ये दो वैल्यूज नजर आ रही हैं कॉलम, ये क्या चीजें हैं? मतलब एक साइड पे जो 0 से स्टार्ट हो रही है और आगे 0 0 लिखी हुई है। चैन, क्योंकि हमारे पास ना ये देखिए ना एम्पलीट्यूड होते हैं कि उसकी हाइट कितनी है। शुरू में अगर हम इसको देखें ना बिल्कुल मतलब जूम करके, तो शुरू में इसकी वैल्यू बहुत कम है। अभी तो ये 0.5 सेकेंड है ना। अगर मैं इसको करता हूँ जीरो पे, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके 0.1 सेकेंड तक, तो उस टाइम बता रहे कि उस टाइम मेरी आवाज़ कितनी ऊंची थी। उस टाइम मेरी आवाज़ ना बिल्कुल लो थी, यानी कि मैं शुरू नहीं की थी, तो इसीलिए वो 0 बता रहे हैं यहाँ पे। अब क्लियर है आपको ये पॉइंट? नहीं, मैं पूछ रही थी कि मतलब आपने वैल्यूज ली थी 500 से लेके 1000 तक, लेकिन उसमें जी मैम, वैल्यूज वो 1 से स्टार्ट हो रही थी 0 से। वो इसलिए ना कि ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। इसकी बात करें ना, ये वाले पॉइंट्स की। हाँ जी। क्योंकि हमारे पास ना, अगर देखें ना हमारे पास है, ये देखें सैम्पलिंग रेट है 48,000 की, उसके अंदर 48,000 है एक सेकंड के अंदर ना, मतलब मिले इतने पॉइंट्स हैं। अभी हम चेक कर रहे हैं जी सिर्फ ना पहले 500 से 1000 पॉइंट, तो इसीलिए वो सबको 0 शो कर रहा है। क्योंकि उसके इतने ज़्यादा पॉइंट्स हैं ना, तो बाद में उसकी वैल्यूज अपडेट हो जाएंगी, मतलब उसकी हाई वैल्यूज होंगी। शुरू में तो भी बिल्कुल 0 ही है। जैसे हमने मतलब के अंदर देख लिया अभी, जो वेव है ना बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, यानी कि कोई उसके अंदर एम्पलीट्यूड नहीं है, यानी कि उसकी कोई अभी हाइट नहीं है, तो इसलिए वो फिर 0 शो कर रहे हैं। क्लियर है आपको? जी हाँ जी सर। थैंक यू। अच्छा, तो किसी और को कोई क्वेश्चन में तो वही पूछ सकते हैं, वरना फिर नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। फिर हम नेक्स्ट स्लाइड मूव करें। जी सर, करना है। जी सर। अच्छा, तो ये ना फिर हम इसको मजीद भी देखेंगे, हमारे पास कुछ स्टेप्स रह गए। फिर आपको बताऊंगा कि भाई ये क्यों यूज़ हो रहे हैं, फिर कहाँ पे यूज़ होने हैं। जैसे हमारे पास ना 5 से 8 तक कुछ स्टेप्स रहते हैं। भी हम थोड़ा सा कुछ टॉपिक्स देख के ना फिर हम यहाँ पे आते हैं। जब हमने देख लिया कि इसके हमारे पास ना इतने ज़्यादा पॉइंट्स की वैल्यूज़ हैं, यानी कि हमारे पास करेक्ट कुछ सेकंड की वैल्यूज उसमें भी लाखों तक पॉइंट्स जा रहे हैं, तो इसका सोल्यूशन क्या है? तो उसमें ना हमारे पास फिर दो तीन अप्रोचेज होती हैं। जैसे हमारे पास एक अप्रोच तो ये MFCC, यानी कि इसके अंदर हम ये करते हैं उसको, मतलब ना एक टेबल फॉर्म के अंदर मतलब स्टोर कर लेते हैं उनकी, ताकि हमारे पास जो इंपॉर्टेंट डाटा है वो रह जाए, बाकी मतलब उसको निकाल के हम सिर्फ मेन चीज़ें हमारे पास रह जाएं। तो हमारे पास ये टेबुलर फीचर बन जाते हैं। इसी को फिर हम आगे जो हमारे पास क्लासिकल मशीन लर्निंग मॉडल है ना, उनको हम दे सकते हैं। जैसे हमारे पास लॉजिस्टिक रिग्रेशन है या लीनियर रिग्रेशन है, तो हम उसमें यूज़ कर सकते हैं। एक और अप्रोच होती है कि हम इसी को ना, जो हमने चीज़ मतलब हमारे पास वेव्स हैं, इन वेव्स को हम इमेज में कन्वर्ट करते हैं। फिर इमेज को जो हम देते हैं CNN को या किसी भी डीप लर्निंग मॉडल को देते हैं, तो वो जैसे नॉर्मल इमेज पे काम करते हैं, तो वैसे वो उसी इमेज पे काम करके हमारे पास पैटर्न आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो ये उसके कुछ सोल्यूशन है कि इतने सारे पॉइंट्स को हम किस तरह कवर कर रहे होंगे। तो मेन दो चीज़ें हो रही हैं, या तो वो टेबुलर फॉर्म में बनेगा या इमेज फॉर्म में बनेगा। अगर टेबल फॉर्म के अंदर बनेगा तो आप कोई भी ML का एल्गोरिथम लगा सकते हैं। अगर वो इमेज फॉर्म के अंदर है तो आप कोई भी डीप लर्निंग का मॉडल लगा सकते हैं। तो ये उसका मेन मतलब आ गया कि आपने अब उस साउंड को इस तरह कन्वर्ट कर दिया, या तो फिर टेबलेट फीचर्स के अंदर, या फिर आपने उसको ग्राफिकल इसमें कन्वर्ट कर दिया इमेज के अंदर। तो हमारे पास जो MFCC जिसकी हमने बात की है, जो हमारे पास टेबुलर फीचर बनाते हैं, तो वो क्या चीज़ है? ये हमारे पास ना एक तरह से है कि ये करता है कि आपके पास ना उनको मतलब कंपैक्ट कर देते हैं, इनको उसको कंप्रेस करके ना जो मेन चीज़ें हम हमारे पास रखते हैं, उससे फिर ये फ़ायदा होता है कि एक तो उसके मतलब कम हो जाती है, लेंथ कम हो जाती है उसकी, साइज़ कम हो गया, उसकी फिर ट्रेनिंग बेहतर होती है, और हमारे पास इंपॉर्टेंट डाटा हमारे पास रहता है, यानी कि वो आपके न्यूमेरिकल फीचर को मीनिंगफुल बना देते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे कंसेप्ट रहता है MFCC का, यानी कि वो
उसको सिर्फ ये करता है कि भी कंप्रेस करके ना मेन फीचर निकाल के एक्सट्रैक्ट करके उसको फिर देता है, उसको फिर हम कन्वर्ट करते हैं अपने टेबुलर फीचर्स के अंदर। फिर हमारे पास हमने कहा था नेक्स्ट हमारे पास इमेज का कंसेप्ट आता है कि जो नंबर्स हैं उसके इमेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें ये होता है कि वो आपके ना एक इमेज बन जाती है। जैसे यहाँ पे देखे ना, ये अगर मेरे पास एक साउंड वेव है तो इसकी ये इमेज बनी है। इसी तरह हमारे पास जितनी भी वेव्स बन रही होंगी उन सबको हम इमेजेस में कन्वर्ट करके उन इमेजेस को हम CNN को दे देंगे, उसको पास कर देंगे, तो वो फिर उस पर काम कर रहा होगा हमारे पास। इस चीज़ को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोग्राम, यानी कि आपने उसका स्पेक्ट्रोग्राम बना दिया, और फिर आपकी एज ए इमेज काउंट हो रही होती है। तो ये एक मतलब मेथड होता है जिसके अंदर ना मल्टीपल स्टेप्स होते हैं, मैथमेटिकल स्टेप्स होते हैं जिसकी बेस पे वो काम कर रहे होते हैं। मैंने उसको इसलिए फिर एक्सप्लेन नहीं किया कि वो फिर काफ़ी मतलब एक टेक्निकल हो जाएगा, उसमें फिर मैथ की काफ़ी चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन अभी हम जस्ट कंसेप्ट देख रहे हैं कि ये क्या होता है, किस लिए यूज़ होता है। तो यहाँ तक क्लियर है कि भाई स्पेक्ट्रोग्राम क्या होता है, MFCC क्या होता है। अगर आपको टेबुलर फीचर चाहिए तो फिर MFCC कर रहा होगा, अगर आपने उसको इमेजेस में लेना है तो फिर स्पेक्ट्रोग्राम हमारे पास यूज़ हो रहा होता है। सर इन फीचर्स का हमने मतलब हमें करेंगे क्या, इसके एंड पे हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? मतलब जैसे ये स्पेक्ट्रोग्राम वाला अगर हमने अप्लाई किया तो फॉर एग्जांपल हम ये कहाँ अप्लाई करेंगे सर और आपकी इसका आवाज़ रिजल्ट कट हमें रही है, क्या आप मिलेगा मतलब यूजर्स? चैट में कर रहे हैं, आप रिपीट कर देंगे क्वेश्चन? अभी आ रही है आवाज? सर आवाज आ रही है? जी सर अब क्लियर है आपकी आवाज़। अच्छा सर, जी मेरा सर ये अब आ रही है क्वेश्चन आपकी था कि आवाज़। स्पेक्ट्रोग्राम और ये जो चीज़ें हैं ना, ये चले हम अप्लाई कर देंगे, लेकिन इसके एंड पे मतलब फॉर एग्जांपल हमें क्या रिजल्ट क्या मिलेगा, कहाँ पे अप्लाई करेंगे ये चीज़ें? ये टेबुलर फीचर में हमने कन्वर्ट कैसे किया और स्पेक्ट्रोग्राम वाला काम जो किया हम, उसका रिजल्ट क्या होगा सर उसका रिजल्ट ये तो ये हम अप्लाई प्रेडिक्शन, करके? जी सर हम प्रेडिक्शन करते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक बर्ड क्लासीफायर, यानी कि बर्ड्स की मुख्तलिफ साउंड्स हैं, तो मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि ये किस बर्ड की साउंड है, क्योंकि हमारे पास पैटर्न्स आ जाएंगे ना, फिर वो डीप लर्निंग के जो मॉडल्स हैं उन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे। जैसे इसके अंदर ये पैटर्न है, जैसे नॉर्मल इमेज में करते हैं कि भाई हम फीचर निकाल के उसको देखते हैं कि भाई ये कैट है, डॉग है, क्या चीज़ है। इसी तरह हम यहाँ साउंड के बेस पे ना उनको क्लासीफाई भी कर सकते हैं, ये पहचान सकते हैं कि भाई ये खुश है, गमगीन है, AI की आवाज़ है, रोबोट की आवाज़ है। तो हम एक्चुअली प्रोडिक्शन ही अच्छा कर सर, रहे हो। सही। मतलब क्लासिफिकेशन और इस तरह के जो एल्गोरिदम होते हैं, वो मतलब जी इस तरह सर के जो टास्क होते हैं वो परफॉर्म करने के लिए हम उनको पहले स्पेक्ट्रोग्राम और टेबुलर फीचर्स में कन्वर्ट करते हैं ऑडियो को। जी सर, क्योंकि हम डायरेक्ट तो मतलब उसको नहीं दे सकते ना, मतलब ऑडियो फाइल हम्म। को। तो हम उसको हम इस तरह हाँ, नहीं करते वो हैं कि असल फीचर में बन क्लियर जाती नहीं है। ना हुआ था आपका कि इसका यूज क्या है, मतलब ये हम कहाँ हम्म, पे यूज करेंगे, तो इसलिए मैंने कंफर्म किया। कोई थैंक बात यू। नहीं, ठीक हो गया। अब सर क्लियर है आपको? जी सर, जी आप जी थैंक कंटिन्यू। जी। अच्छा, तो इसी तरह हमने देख लिया कि हम उसको ना कन्वर्ट कर रहे होते हैं इमेजेस के अंदर, तो फिर आप उस पर कोई भी मॉडल लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे ना मैंने कि ये पिक्चर ऐड की है, हमारे पास एक ऑडियो ट्रैक है, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया पिक्चर के अंदर, और ये पिक्चर्स हम पास करें अपने CNN मॉडल को या कोई भी डीप लर्निंग होगा, तो उसकी बेस पे वो आप क्लासीफाई कर सकते हैं कि क्या चीज़ है, किस चीज़ की साउंड है। इसी तरह अगर ऊपर हम बात करें ना, जैसे ये मेरे पास एक ऑडियो थी, कोई हमने न्यूरल नेटवर्क को पास की तो उसने फिर क्लासीफाई कर दिया कि भाई ये किस टाइप का म्यूजिक है, स्टाइल कौन सा है। मतलब मल्टीपल क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, वो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप डेटा सेट कौन सा लिए, किसको ट्रेन कर रहे हैं और किसको यूज़ कर रहे हैं। लेकिन मतलब कुछ चीज़ें काम इस तरह कर ही देती हैं। ओवरऑल जो हमारे पास वर्क फ्लो है ना, वो इस तरह आ रहे होते हैं हमारे पास। तो ये मेरे पास उसकी क्या कहते हैं, CNN का था कि भाई CNN किस तरह काम करते हैं, लेकिन अपने मेन पॉडी पे ही रहते हैं। अच्छा, तो ये हमारे पास ना एक पूरी पिक्चर है जो इस पूरे पाइपलाइन को एक्सप्लेन कर रही है। तो थोड़ा सा मैं इसको बताता हूँ ताकि ये चीज़ें हमारे पास क्लियर हो जाए। हमारे पास ना समझे कोई आपके पास साउंड का सोर्स है, वो कुछ भी हो सकता है। वो कोई स्पीच है, कोई म्यूजिक है, कोई परिंदे की आवाज़ है, गाड़ियों की आवाज़ है, आपके पास वो आई, उसको अपने आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। वो एक्चुअली आपने उसको स्टोर किया ऑडियो फाइल के अंदर, जैसे मतलब कोई वेव जो है MP3 फॉर्म में आती है,
अब उस वेव को हम कन्वर्ट कर रहे हैं वेव फॉर्म के अंदर 1D सिग्नल के अंदर। तो जैसे हमारे पास सिग्नल बनेंगे उसको फिर हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनके फीचर निकालने के लिए। या तो हम उसको मतलब टेबुलर फीचर बना लें या उसकी इमेज में कन्वर्ट कर दें, स्पेक्ट्रोग्राम बना लें। तो उससे ये हो जाएगा कि भाई जो कम्प्लेक्सिटी है वो कम हो जाएगी, हमारे पास मेन चीज़ यहाँ आ जाएंगी। और उन्हीं फीचर को फिर हम पास करेंगे अपने मॉडल को कि भाई तुम इसको लर्न करो, इससे सीखो। और जब वो सीख लेगा उससे फिर हम प्रिडिक्शन कराएंगे। जैसे मैं कह सकता हूँ कि भाई तुम पहचानो किसकी आवाज़ है, या जो बंदा है वो सैड है नहीं है, या किस परिंदे की आवाज़ है, या इसमें कोई नॉर्मली डिटेक्शन तो नहीं है। तो इसी तरह हमारे पास ना एक ओवरऑल इसका वर्क फ्लो आ जाता है। नीचे कुछ ना एप्लीकेशन मैंने लिखी हुई है कि अगर हम ये करते हैं तो किस तरह की एप्लीकेशन बना सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि वॉइस असिस्टेंट हो सकते हैं आपके पास। जैसे मैं कहता हूँ कि वो स्पेसिफिक आवाज़ पे ना कोई चीज़ करे, जैसे मैं कहता हूँ प्ले, तो प्ले पे वो कोई गाना प्ले करे या कुछ भी करे, तो उसको मैं फिर ट्रेन कर दूंगा अपने उसी साउंड के ऊपर कि भाई तुमने इस कीवर्ड को देखना है। इसी तरह हम इमोशन चेक कर सकते हैं कि भाई वो सैड है, हैप्पी है, या फिर हम कह सकते हैं कि भाई म्यूज़िक कौन सा हो रहा है, मतलब सैड म्यूज़िक है, फास्ट है, स्लो है। इसी तरह अगर हम कहीं पे नॉइज़ पोल्यूशन है वो मॉनिटर कर सकते हैं कि भाई पोल्यूशन तो नहीं है, अगर है तो कितनी है। इसी तरह कहीं पे हम हार्ट साउंड को चेक करना हो, या गन शॉट है कि भाई जैसे ही गन की आवाज़ डिटेक्ट हो वो कोई अलर्ट कर दे, पुलिस को अलर्ट कर दे, किसी और को अलर्ट कर दे। तो इस तरह मतलब इसके काफ़ी सारे मल्टीपल यूज़ केस हो सकते हैं। तो मैं एक्चुअली इसमें हमने ना पूरा वर्क फ्लो देखा कि भाई ये काम किस तरह करे, मतलब सोर्स से लेकर एंड प्रिडिक्शन तक। तो ये मल्टीपल कोई 6 to 7 स्टेप्स हैं जिसको हम मतलब देख रहे होते हैं। तो ये स्लाइड क्लियर है आप सबको? इसमें किसी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। कंटिन्यू सर। थैंक यू सर। कोई और अपनी फीडबैक देना चाहें? ओके सर। ओके मैम। तो मतलब ये हमने कुछ ओवरऑल फ्लो देख लिया। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं प्रैक्टिकल की तरफ ना, कि चलिए ठीक है आपने मुझे बता दिया कि भाई थ्योरीज की हो गई, मुझे प्रैक्टिकल कोई कोड करके दिखाएं ताकि मुझे आइडिया हो। तो सबसे पहले ना हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं जो हमारे पास ना एक तरह से हमारे टूल किट बनेंगी कि भाई इन चीज़ों को यूज़ करेंगे। इसमें ना हमारे पास ये 3 लाइब्रेरीज ना बड़ी यूज़ होती हैं मोस्टली। जैसे एक हमने कहा था लिब्रोसा लाइब्रेरी है, ये काम करते हैं कि आपने ऑडियो को लोड करना है, फीचर बनाने हैं या उसे वेव फॉर्म बनानी है, तब उसके लिए ना आपके पास लाइब्रोसा यूज़ हो रही होती है। इसी तरह हमारे पास मैट प्लॉट लाइब्रेरी है, जो अगर हमने कोई ग्राफ ड्रा करना है, कोई विजुअलाइजेशन करनी है, कोई ये देखना है कि भी उसका किस तरह मतलब काम कर रहा है, कोई रिजल्ट की प्रोडिक्शन का ग्राफ बनाना है, तो वहाँ पे हमारे पास ना मैट प्लॉट लिब यूज़ होती है। तो ये कुछ 2-3 लाइब्रेरीज होती हैं जिसको हम यूज़ करते हैं। और इसमें हमारे पास हाँ, तो अभी हम ना इसको थोड़ा सा एक करके देख लेते हैं। अच्छा, ये मेरे पास आपको कोलैब की फाइल शो हो रही है यहाँ पे दोबारा? ये आपको कोलैब की फाइल शो हो रही है? नो सर। नो सर। अच्छा, एक मैं दोबारा देखता हूँ। अच्छा, अब हो रही है शो आपको? यस सर। ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास ना हम जो पहले स्टेप कर चुके थे कुछ वो स्टेप्स हैं, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। हमने यहाँ तक तो देख लिया था वेव के अंदर के नंबर्स होते हैं, उसको फिर हमने कहा कि इस तरह न्यूमेरिकल फॉर्म है। अभी उसको कन्वर्ट करके ना एमएफसीसी के अंदर, यानी कि वो मेन फीचर निकाले उसके, उसको फिर हम आगे मतलब चेक कर लेते हैं। मैं इसको अगर रन करूँ ना हमारे पास कोड को, तो उसने बता दिया इसके अंदर ना 13 कॉलम्स होंगे, 203 रोज बनी है उस 203 ऑडियो की फाइल का। इनके उसने उसको न्यूमेरिकल फीचर में कन्वर्ट करके बता दिया कि भाई उसकी अब इस तरह की शेप बन रही है। मैं कहता हूँ कि मुझे दिखाओ भी सही कि शेप किस तरह की दिखती है। अगर हम दिक्स को देखें तो ये इस तरह ना उसने बता दिया कि भाई टोटल किस तरह से, नीचे टाइम बता रहा है कि इस टाइम पे क्या था, उसकी फिर वैल्यूज क्या थी। हम इसको टेबल में भी देख लेते हैं, अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो ये देखें। तो ये आपके पास एक तरह से एक्सेल का डाटा आ गया कि भाई अब इस एक्सेल को हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम नॉर्मली कहते हैं हमारे पास CSV डाटा है,
तो ये भी आपके पास एक साउंड का CSV डाटा आ गया, जो आपने ऑडियो देखी थी। ये ऊपर यहाँ पे रोज आ जाएंगी, ऊपर कॉलम्स आ गए हैं। 13 कॉलम्स हैं और 203 रोज हैं आपके पास। तो ये आपका डाटा आ गया, न्यूमेरिकल डाटा, CSV डाटा कह सकते हैं। इसको फिर आप कहीं भी यूज़ करें। जैसे नॉर्मली हम इस पे कोई मॉडल लगा देते हैं प्रिडिक्शन करने के लिए। मैं ये भी देख लेता हूँ कि इमेज किस तरह बनेगी। फिर हमने कहा स्पेक्ट्रोग्राम बनाने के लिए अगर मैं इसको रन करता हूँ, तो ये देखें, तो मेरी उसी 2 सेकंड की ना उसने स्पेक्ट्रोग्राम बनाया है। फिर मैं क्या करूँगा, ऐसी इमेजेस को मैं अपने मॉडल को दे दूंगा। जैसे CNN है, उसको मैं इसकी पिक्चर दूंगा, तो वो उससे ये फिर पैटर्न देख लेगा, उसको आइडेंटिफाई कर लेगा। फिर हम उससे कोई ना कोई प्रिडिक्शन करा सकते हैं। तो ये आपको मतलब ओवरफ्लो क्लियर हो गया कि किस तरह मतलब हम एक्चुअली ये चीज़ें काम कर रही हैं। फाइल को लोड करना, फिर उसको अपनी मर्जी के मुताबिक डिवाइड करके कन्वर्ट कर देना। तो ये क्लियर है सर ये आपको? जो टेबल बनाया था उसमें जो कॉलम्स थे वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे थे? सिर्फ उसने एक तरह से कह सकते हैं, उसने खुद ही वो आइडेंटिफाई किया कि इसमें क्या क्या मेन चीज़ें हो सकती हैं। उसने फिर उसको ना मतलब मल्टीपल कॉलम में कन्वर्ट कर दिया कि भाई इसमें इतने 13 फीचर उसने काउंट कर लिए कि भाई ये ज़रूरी हो सकते हैं। फिर नीचे उसने उसकी फिर वैल्यूज़ कर दी, भाई इस टाइम पे इसकी क्या वैल्यू होंगी। सही। अच्छा, अपना हम थोड़ा सा इसको वो कर लेते हैं अपना, कि थोड़ा सा एडवांस लेके चलते हैं चीज़ों को। मेरे पास ना एक और फाइल है। चलिए हम कोड का मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ कि कोड किस तरह काम कर रहे हैं। उसके अंदर खाली मैंने ना मतलब वर्कफ्लो लिखा हुआ था, जो ये कुछ फाइलें हैं इसके अंदर बताऊंगा कि भाई कोड किस तरह काम कर रहा है। अब इसमें ना हमारे पास एक और फाइल है, इसमें हम चेक करें। अब इसमें कुछ सेम कंसेप्ट हैं कि वेव फॉर्म क्या होती है आपके पास, सैम्पलिंग रेट है, स्पेक्ट्रोग्राम है, NMFC क्या है। हम इनको मतलब हम देख चुके हैं कि भाई ये क्या चीज़ें होती हैं। अब हमने कहा कि भाई हमारे पास अप्रोचेस दो तरह से होती हैं। या तो हम उसको टेबुलर डेटा के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, न्यूमेरिकल फीचर बन जाएंगे, या फिर हम उसको इमेज स्पेक्ट्रोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक तरह से हमारे पास 2D इमेज बन जाती हैं। हम उन इमेजेस को फिर हम पास कर सकते हैं अपने मॉडल को। तो ये देख लिया हमने। जब यहाँ तक ना ये भी चीज़ें मतलब समझ लें आपके पास क्लियर हो गई। अब इसमें कुछ चीज़ें आती हैं कि हम इसको फिर यूज़ किस तरह करेंगे। अब इसमें ना 2-3 कंसेप्ट आते हैं हमारे पास ना, अप्रोच आती हैं। अब पहली अप्रोच ये कि आप जो बने बनाए मॉडल है ना इसके, मतलब जो ऑलरेडी ट्रेन है, हम उसको डायरेक्ट यूज़ करें विदाउट कोडिंग विदाउट ट्रेनिंग। जस्ट हम उसको यूज़ करके अपना प्रडिक्शन ले सकते हैं। एक तो आपके पास ये मेथड है। दूसरा मेथड ये है कि आप हर चीज़ खुद से बनाएं, यानी कि डेटा सेट लें, उसको ट्रेन करें, उसको फिर अपना प्रेडिक्शन के लिए बना के उसके ऊपर डिप्लॉय करें। या फिर ये है कि आप जो ट्रेन है उनको लें, लेकिन उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके ना अपने यूज़ के मुताबिक इस्तेमाल कर लें। तो ये भी एक अप्रोच है इनको ना यूज़ करने के लिए, कि हम कौन कौन सी अप्रोच ले सकते हैं। या तो बिल्कुल ही बनाए बनाए ले लें, या खुद से बिल्कुल स्क्रैच से काम करें, या कोई हाइब्रिड अप्रोच यूज़ कर लें बीच वाली। तो आप उसमें से मतलब जो आपको सूटेबल हो या यूज़ केस के मुताबिक आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अपना थोड़ा सा मैं इसी को बताता हूँ। पहले ना हम पहली अप्रोच को देख लेते हैं, डायरेक्ट मॉडल को हम यूज़ करते हैं। अब इसके अंदर ना सबसे पहले हमारे पास जो हमने कहा था फाइल है ना, लाइब्रेरीज यूज़ करते हैं। जब इसके अंदर मेरे पास ना एक लाइब्रोसा लाइब्रेरी थी, हमने कहा था वो ऑडियो फाइल को ना लोड करने के लिए और फीचर के लिए निकालने के लिए काम आती है। इसी तरह साउंड फाइल है, लाइब्रेरी है, फिर हमने फाइल को सेव करना है, लोड करना है, उसके लिए यूज़ हो रही है हमारे पास। जो मैटप्लॉटलिब है वो वेव फॉर्म बनाने के लिए, स्पेक्ट्रोग्राम बनाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले काम अपने लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लिया। नेक्स्ट आता है अपनी जो भी आपकी ऑडियो फाइल है उसको लोड करें। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने एक काम किया कि इसके अंदर ना मैंने ऑलरेडी बिल्ट इन इसके अंदर वो कर दिए, एग्जाम्पल लोड कर दिए। हमारे पास जो लाइब्रेरी है ना उसके अंदर ही कुछ फाइल्स पड़ी हुई है। तो उसी में से मैंने एक फाइल डाउनलोड कर ली है, नट क्रैकर के नाम से। उसी को फिर मैं ना इस्तेमाल कर रहा हूँ। फिर मैं इनको रन करता हूँ, तो मेरे पास ना ये उसी के अंदर उसने फाइल ली, उसी को वो डाउनलोड करके बता रहे हैं मेरे पास।
BSL मेरे पास ना लोड हो रहा है, तो शायद हो सकता है नेट की वजह से ना थोड़ा टाइम ले ले, क्योंकि टाइम ले रहे हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। फिर हमने इसको वेव फॉर्म में देख लिया, ये रिजल्ट आ गया उसका कि भाई इसका साइज इतना था, सैम्पलिंग रेट इसका इतने है। हमने इसको वेव फॉर्म में कन्वर्ट किया तो ये देखें, मतलब 5 सेकंड की ऑडियो है, शुरू में कुछ देर साइलेंट था, फिर मतलब बीच में उसकी आवाज़ तेज़ हुई, फिर कम हुई, यानी कि इस तरह से वो एक पैटर्न बना रहे कि आवाज़ की वेव किस तरह से है। तो ये हमने उसको देख लिया कि आवाज़ की वेव के अंदर है। इसको स्पेक्ट्रोग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे पास ना इसका मतलब फंक्शन है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं लाइब्रेरी का। तो अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं मतलब स्पेक्ट्रोग्राम में, तो ये उसकी एक पिक्चर बन गई है। तो ये हमने देखा कि हमारे पास एक हमने बिल्ट इन ऑडियो ली, जो पहले से बनी मतलब पहले से एग्जाम पड़ी हुई थी, उसको हमने कन्वर्ट करके चेक कर लिया। अगर हम फिर इसको ना मतलब हम कहते हैं मॉडल भी हम बनाया लेते हैं, क्योंकि हम पहली अप्रोच की बात कर रहे हैं ना, तो मतलब हगिंग फेस के ऊपर ना काफ़ी सारे मॉडल हैं। तो उसमें एक मैंने ये यूज़ किया फेसबुक का ना मॉडल है जो ऑलरेडी ट्रेन है। इसको मैं फिर अपनी ऑडियो फाइल पास कर रहा हूँ कि अब तुम बताओ क्या चीज़ है, तो वो उससे प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि ये किस बारे में है। तो ये उसने रिजल्ट बताया हमारे पास कि इस तरह रिजल्ट है, क्योंकि अभी ये बिल्कुल एक फाइल थी ना, तो मैं उसने सिर्फ ये बताया कि यस ये नो के अंदर है। प्लस इतने परसेंट की 41% और 48%। तो ये आपके पास पहली अप्रोच थी कि आपने हर चीज़ बनी बनाई ली, यानी कि आपने खुद कुछ नहीं किया, मॉडल भी कहीं और से लिया, मतलब फाइल भी कहीं और से ली, बस आपने प्रिडिक्शन करा ली। तो एक अप्रोच ये भी आपके पास है। तो ये अप्रोच क्लियर है आप सबको? ओके सर, ओके मैम। अच्छा नेक्स्ट मैम थोड़ी सी एक और अप्रोच को देख लेते हैं हमारे पास ना। अच्छा अब इसके अंदर हमारे अप्रोच में जैसे हमने कहा था ना कि हम अब इसमें यूज़ करें ट्रांसफर लर्निंग, यानी कि किसी और का पढ़ा हुआ मॉडल है, लेकिन उसको हम अपना डाटा देके उसको अपने मुताबिक कस्टमाइज कर रहे हैं। यानी कि हम कह रहे हैं कि भी किसी और किसी की चीज़ को हम ट्रांसफ़र करके अपने पास कर रहे हैं। जैसे हम कहते हैं कि कोई स्पेसिफिक टास्क है तो आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर हमने ये मैंने एक प्रोजेक्ट किया कि हमारे पास ना गो एंड स्टॉप है, यानी कि जैसे वो स्पेसिफिक वर्ड हो ना, उन वर्ड को आइडेंटिफाई करे कि ये वर्ड आ गया है, उस पे वो रुक जाए। तो इसके लिए सेम मतलब हमने फिर पहले पहले ना मॉडल उसको डाउनलोड कर दिया, क्योंकि हम कह रहे हैं ना कि भी किसी कोई और मॉडल ले रहे हैं, डाटा भी कोई और है मॉडल भी कोई और है, बस उसमें से हम अपनी मर्जी का ना वर्ड स्पेसिफाई करें कि भाई मुझे ये वर्ड चाहिए। सबसे पहले हमने ना भाई मॉडल देख लिया, बेस मॉडल। ये फेसबुक का मॉडल है वेव टू वेक, तो हमने उसको वो यूज़ किया। एक डाटा सेट है हमारे पास स्पीच डाटा, ये गूगल का डाटा है आपके पास ना, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर काफ़ी सारे फीचर्स हैं, मतलब मुख्तलिफ साउंड क्लिप्स हैं, उसका डाटा सेट है पूरा। उसमें से मैंने ना सिर्फ कमांड का डाटा सेट लिया है कि भाई जो कमांड्स हैं उसका डाटा सेट तुम लेके पिक करो, उसको फिर आप ना सेव करें। फिर हम इसको रन करते हैं हमारे पास, ये थोड़ा सा टाइम लगाता है रन होने के अंदर ना, अगर ना हो तो मतलब, लेकिन ये है कि वर्किंग के अंदर है सारे, मतलब मैंने इसलिए किया होता ताकि वहाँ पे टाइम हम सेव कर सकें। तो अगर आप देखें ना हमारे पास ये स्पीच डाटा था, अगर हम इसको रन करते हैं अपने पास, तो ये मॉडल भी लोड कर डाटा सेट भी डाउनलोड कर रहे हैं, तो दोनों चीज़ें आ रही है। फिर हम उसको अपने ना मतलब स्पेसिफिक वर्ड देंगे, उसके मुताबिक उसको फिर हम ट्रेन करेंगे। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं जब तक ये मतलब हमारे पास लोड होते हैं। चाहिए ना 2 GB का कोई डाटा सेट वो है, मतलब डाउनलोड कर रहे हैं, इसीलिए थोड़ा टाइम लग जाएगा जब तक उन्हें बाकी स्टेप देखते हैं। अब इसमें ना हम फाइन ट्यून करें जो हमारे पास फाइल है ना, अब ये देखिए मेरे पास डाटा सेट आ गया है स्पीच डाटा का। इसमें मुख्तलिफ कमांड्स हैं मेरे पास, देखिए ना ये पूरी एक फाइल है स्पीच कमांड के नाम से। इसमें मल्टीपल कमांड्स हैं, जैसे 35 ना मुख्तलिफ वर्ड्स हैं, जैसे मैं कहता हूँ कि अप डाउन लेफ्ट राइट गो ऑन ऑफ, तो ये उनका ना डाटा सेट है।
तो मैंने इसमें सिर्फ ये निकाला कि मुझे स्टॉप को और गो का चाहिए, तो उसका मैंने फिर सबसेट बना दिया है। तो जैसे आप रन करेंगे ना आपके पास आ जाएगा, इसके बाद हम इसको प्ले करके देख लेते हैं। ये ना हमारे पास अभी टाइम लगा रहा है, जैसे ही लोड होते हैं फिर आपको ना दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या हमारे पास है आउटपुट। फिर हमने उसको ये किया कि मॉडल जो कि बना हुआ था ना, जिसको अपना डेटा सेट दिया कि भाई इस पे तुम अब वो करो ट्रेनिंग हो, तो उसने ट्रेनिंग करके हमें रिजल्ट दिया। फाइनल दिखाता हूँ। तो इस तरह करके ना हमें बताया कि भाई एक्चुअल वर्ड क्या था, उसने क्या प्रेडिक्ट किया। इनके साउंड भी गो आ रही है, उसने प्रेडिक्ट भी साउंड किया। तो ये इसकी मतलब साउंड फॉर्म है कि भाई उसी वर्ड की ना गो की क्या फॉर्म बनेगी, ये फॉर्म। इसी तरह अगर हम देखें ना, ये देखें, मतलब इसी तरह के 2-2 सेकंड के क्लिप थे, उसी पे फिर हमने इसको ट्रेन किया। तो ये क्लियर अप्रोच टू, मतलब इसमें हम किस तरह ट्रांसफर लर्निंग यूज कर रहे हैं। यस मैम, आपका हैंड रेज है। सर इसमें फाइन ट्यून क्या किया मुझे समझ नहीं आई, मतलब हमने तो सिर्फ गो का काउंट किया कि वो कितनी दफा शायद या इस तरह से मुझे समझ नहीं आई थी, हमने उसमें मतलब मॉडिफाई क्या किया। अच्छा मैम, इसके अंदर ये है कि हमारे पास ना इसमें दो चीज़ें थी। एक मॉडल था, एक डेटा सेट था। हमने मॉडल तो हमने वहीं का वहीं ले लिया। जो डेटा सेट था ना वो हमने लिया गूगल का ना स्पीच कमांड का एक डेटा सेट है, स्पीच डेटा का। उसके अंदर स्पीच कमांड्स है, यानी कि जैसे हम कहते हैं ना कि मुख्तलिफ कमांड्स होती हैं, उसका डेटा सेट है। यहाँ पे ना डिस्क्रिप्शन दिया है कि जो डेटा सेट है ना उसके अंदर 35 मुख्तलिफ वर्ड्स हैं। हर वर्ड को ना मतलब मुख्तलिफ लोगों ने रिकॉर्ड किया हुआ है। जैसे मैं कहता हूँ कि अप एक लफ्ज है, डाउन एक वर्ड है, लेफ्ट वर्ड है। लेकिन हमें ना सिर्फ 35 में से सिर्फ हमें सिर्फ दो वर्ड हमने निकाले हैं, कि गो एंड स्टॉप। तो यानी कि हमने एक डेटा सेट में से अपनी सबसेट निकाला डेटा सेट को, उसके ऊपर फिर हमने उसको ट्रेन कर दिया मॉडल को। तो ये हमने ट्रांसफर लर्निंग की है, क्योंकि वो सीख तो पहले चुका था, बस हमने सबसेट बना के उसको फिर दे दिया कि भाई अब तुम इन पे वो निकालो, प्रिडिक्शन करो। तो ये हमने मतलब इसके अंदर किया था। ओके सर। थैंक यू मैम। जी सर, मैं इसको ना वो शेयर कर दूंगा, मतलब स्लाइड्स और ना फाइल वगैरह। अच्छा, वो आखिरी अप्रोच की तरफ भी देख लेते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ है। अब इसके अंदर ना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। अब इसके अंदर मैंने ये किया कि वो ना जेंडर आइडेंटिफाई करे। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई मुख्तलिफ साउंड्स हैं, अब ये बताना है कि भाई ये मेल की साउंड है या फीमेल की आवाज़ है। तो इसके अंदर सबसे पहले हमने ये किया कि डेटा सेट ना डाउनलोड कर दिया। जैसे स्पीच कमांड का डेटा सेट था ना, हमने वही डेटा सेट डाउनलोड किए। वो तकरीबन कोई 2.26 GB का है, तो इसलिए वो पहले से मतलब ना लोड किया हुआ है। नेक्स्ट हमने ये किया कि इसमें से ना आइडेंटिफाई कर दिया कि मेल की आवाज़ कौन सी है, फीमेल की कौन सी है। इनकी उसका भी हमने डेटा सेट अलग कर दिया। तो उसने बता दिया कि उसने उनको वेव्स को ना स्पेक्ट्रोग्राम में कन्वर्ट किया, फिर जैसे डेटा सेट आया ताकि हम इमेजेस बना के उसको फिर पेस्ट कर सकें। तो ये इस तरह की हमारे पास ना एक ऑडियो फाइल थी। अब ये एक वर्ड है बैकवर्ड, इनके इस तरह के ना वन वन वर्ड के डेटा सेट है। तो अगर हम देखें ना उसकी इमेज, तो इसकी उसकी इमेज बन रही है। तो हम इसी इमेजेस को अपने मॉडल को देंगे तो वो इस पे काम करेगा। इस यहाँ पे ना मैंने CNN लगाया, ये अब हमने खुद बनाया है मॉडल। इसमें हमने वो नहीं किया कि भाई कि वो पहले वाला यूज़ नहीं किया। अपना CNN बना के उसको हमने फिर सारे इमेजेस पास किए कि भाई ये इमेजेस हैं, इस पे वो फिर ट्रेन होता है। जैसे उसकी मतलब ट्रेनिंग कंप्लीट होगी हमारे पास ना, इस तरह बताते कि भाई नहीं, ठीक है। मतलब उसमें ना फिर वो प्रोडिक्शन करता है, जब ट्रेनिंग होती है उसका रिजल्ट है कि भाई ट्रेनिंग कर रहे हैं, मतलब पहली दफ़ा उसने एपॉक कंप्लीट किया, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 5 दफ़ा। तो हर दफ़ा ना उसकी वैल्यू कम हो रही है, मतलब वो आहिस्ता आहिस्ता सीखता जा रहा है चीज़ों को। तो जिसकी एक्यूरेसी है वो ये 68%। इनके वो 68% तक चीज़ों को ठीक बता सकते हैं कि भाई ये मेल की आवाज़ थी या फीमेल की आवाज़ है।
तो इसी तरह फिर हमने ना उसको ये चेक किया टेस्टिंग के लिए, मैंने उसको कोई ऑडियो दी रैंडमली, अब ये एक मतलब कोई साउंड है, तो उसने उसको सही से प्रिडिक्ट किया कि भाई कौन सी साउंड है ना, फिर उसकी पिक्चर आ गई। इसी तरह फिर एक और उसने टेस्टिंग की, बैकवर्ड फाइल था, मतलब उससे लगा कि भाई ये मेल की आवाज़ है फीमेल की। इसी तरह ये आवाज़ है, इसमें उसको लगा कि भाई प्रिडिक्ट भी उसने मतलब मेल किया और थी भी मेल की आवाज़। इसी तरह हम ना मतलब बना सकते हैं कि भी कोई मॉडल होगा, जैसे ना मैंने यहाँ पे भी कहा था कि अगर इसमें हम ये करें, हेलो माय नेम इज मिंच, इसको हम बंद इसके अंदर मैं इसलिए कर रहा था कि हमें लाइव पता चल सके भाई कौन सी आवाज़ है हमारे पास। अगर हम इसको टेस्ट करते हैं ना अपनी आवाज़ के ऊपर, वो ना शायद मुझे फिर पूरे का पूरा फाइल दोबारा इसको ना लोड करनी पड़ेगी, वरना इसके अंदर ये होता है बताता है कि भाई मैं बोलता ना कि भाई मैं अफाद हूँ, तो मुझे बताता है कि भाई मेल की आवाज़ है फीमेल की आवाज़ है। तो उसके फिर उसको फिर सारे सेल रन करने पड़ेंगे हमें, फिर वो मेरे पास ना वो करेगा। अच्छा, हाय माय नेम इज़ फहद, हेलो माय नेम इज़ फहद। अब इसमें ये है कि शायद इसके ना ऊपर वाले सेल रन नहीं हुए, तो इसीलिए इसको रन नहीं कर रहा, वरना ये बताता कि भाई ये कौन सी चीज़ें हैं और वो किस तरह काम कर रहे हैं। तो इस तरह हम फिर कस्टम भी बना सकते हैं। इसी तरह अगर बनाना चाहें हम वर्ल्ड क्लासीफायर का या कोई और, तो वो भी अपना डेटा सेट लेके ना उसको मतलब बना सकते हैं, क्लासीफाई करा सकते हैं। तो ये मतलब इस तरह काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है। सर एक रिकमेंडेशन है कि आप इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, ये जो एग्जांपल्स आपने बनाए हैं, इनका जी सर। कोशिश किया करें कि लोकली इनको मतलब सेटअप कर लिया करें, क्योंकि ये अब कोलैब में है, वो डाउनलोड होते हैं और फिर वो शो नहीं करवा सकते, तो वो इश्यूज आते हैं। तो वो एक विजुअलाइजेशन नहीं क्रिएट हो सकती माइंड में अच्छे से। बिल्कुल सर, ये होता है कि ना कुछ तो मतलब मैंने कर दिए थे, लेकिन क्योंकि डेटा सेट बड़ा था ना, हम्म। तो 2-3 GB का था, तो वो हम्म। मुझे लोकल पे भी इतना होता फिर मेरे से, चलो, वैसे इसलिए दो फिर। तीन जीबी ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर हो सके तो जो मतलब हो हम्म, सके एग्जांपल वो कर ली, बाकी यहाँ पे रख ली। अच्छा, तो मैंने इसका ये भी किया था ना कि जो हमारे पास ये था ना, जो हमारे पास ये फाइनल जो कोड है, क्योंकि इसकी जब हम मतलब मॉडल ट्रेन हो जाता है उसको फिर हम फाइल सेव करके ना कहीं पे यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने जिसकी फाइल थी ना वो सेव करके इसको फिर मैंने ना लोकली भी ट्राई किया है, तो मैं वो भी आपको ना दिखाता हूँ कि लोकली में किस तरह हो सकता है। मेरे पास ना, अब इसको मैंने ये किया कि अपनी उसी फाइल को सेव करके ना मैंने स्ट्रीमलेट के अंदर उसको यूज़ के लिए यूआई बना दिया है, तो मैं वो दिखाता हूँ आपको। हाँ जी, ये सही है, बेहतरीन है। जिससे मतलब उसी फाइल को हमने सेव किया, उसी को फिर हम स्ट्रीमलेट के अंदर बना के दिखा रहे हैं। जस्ट
सर इनकॉग्निटो में ट्राई कर। जी सर। मैंने कहा सर इनकॉग्निटो में प्राइवेट टैब में ज़रा ट्राई करें, मे भी वहाँ हो जाए। तो वहाँ ट्राई करके देखता हूँ। शायद ये कि शायद स्लो पड़े इसीलिए वो नहीं कर रहा। मतलब कि इतना टाइम लगाती नहीं है बिल्कुल ना, मतलब हो जाती है फौरन ही। अभी ये इतना टाइम लगा रही है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। ये अब शो हो रही है आपको स्क्रीन? जी सर। सर ये स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? जी जी सर, हाँ जी। सर अच्छा, वो यही था ना हमारे पास जो हमने आखिरी बनाया था ना प्रोजेक्ट, कि मेल है या फीमेल है। तो उसी को फिर मैंने उसकी जो फाइल थी आखिरी उसको सेव करके ना स्ट्रीमलेट पे बना दिया था। तो इसको अगर हम कोई ऑडियो फाइल देते हैं ना तो बताते हैं कि भाई किसकी आवाज़ है। जैसे अगर हमारे पास ऑडियो होती, बस फोल्डर था और मुझे फोल्डर याद नहीं आ रहा मैंने कौन सा फोल्डर बनाया था। हाँ ये रहा, इसके अंदर हमारे पास ना फाइल थी ये वाली। तो जैसे हम उसको बताया ना, तो प्रोसेस कर रहा है अभी, ये बता रहा है कि भाई जब उसके अंदर ये उसने ना गलती की है अभी थोड़ी सी ना, क्योंकि मेरी आवाज़ बिल्कुल ऑडियो के अंदर बिल्कुल बारीक थी। तो उससे लगे कि भाई फीमेल की वॉइस है, तो इसलिए क्योंकि मेरे पास डाटा सेट काफ़ी कम था। मेरे पास 300 से 400 सैंपल थे। अगर वो ज़्यादा होते तो ज़्यादा अच्छे से मतलब प्रिडिक्शन करता। तो इसी तरह हम इसको फिर डिप्लॉय भी कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये बन गया स्ट्रीमलेट की, तो इसको हम डिप्लॉय भी फिर कर सकते हैं। तो इसी तरह आप कोई भी मतलब ऑडियो का डाटा सेट लेके उस पर काम कर सकते हैं। सर ये जो डिप्लॉय का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, इससे हम हमारा मॉडल भी डिप्लॉय हो जाएगा? जी सही है। हमारे पास ना हमने मॉडल की फाइल सेव कर ली थी, लेकिन उसके सारे नहीं पाथ्स नहीं, मतलब वो कि डिप्लॉयमेंट का मैं पूछ रहा हूँ कि आपने कहा ना कि डिप्लॉय हम कर सकते हैं। तो जी सर। वो मतलब यूजली तो हम फ्रंट एंड की हमें सर्विसेज मिलती है ना डिप्लॉयमेंट की, जी इस तरह रेपलेट होता है या कौन सा होता है, गिटहब बिल्कुल। पेजेस और इस तरह। तो इसमें ये जो डिप्लॉय यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ऊपर, इसमें क्या हमारा मॉडल भी डिप्लॉय होगा मतलब स्ट्रीमलेट के थ्रू? तो इसमें ना हम वो फाइल देंगे जो हमने सेव की है उसकी मतलब ना वैल्यूज़ वाली, इनकी जो हमने आखिर में उसकी ट्रेनिंग की जो फाइल सेव की थी वो फाइल, और ये जो स्ट्रीमलेट की फाइल है ये फाइल करेंगे तो वो उसी फाइल से ना पिक करके प्रिडिक्शन कर देगा। बस आपको ये दो चीज़ें चाहिए होंगी। ये इस तरह की फाइल थी जो मैंने सेव की थी ना आखिर में, ये वाली मतलब .pth के नाम से थी। इसको फिर आप ना ये देखिए ना यहाँ पे वो से बता रहा है कि भाई हाँ जी, यही ये मॉडल फाइल होता है ना यूज़ ये करो। .ptf। जी सर। इनके वो वो उस इसी बता की रहे कि मैं भाई बात कर रहा फाइल, हूँ कि ये फाइल भी अपलोड हो जाएगी जिस जब तरह हम फिर डिप्लॉय दोनों करेंगे। फाइल देनी पड़ेंगी आपको, हम्म। फिर वो मतलब नहीं उस ये पर काम अक्सर करें। ये होता है ना कि ये मॉडल बहुत बड़े होते हैं अक्सर, बिल्कुल सर। तो ये पे फ्री में कर देते हैं स्ट्रीमलेट। सर मॉडल अपने पूरा मॉडल नहीं करना, जैसे मॉडल को आप जब ट्रेन करते हैं ना उसके बाद उसकी छोटी सी फाइल बनती है कुछ केबी की होती है, जो उसकी जिसमें उसके ट्रेनिंग वेट्स होते हैं कि वो किस तरह उसने ट्रेनिंग की है। तो हम उस ट्रेनिंग वेट अच्छा। की बेस पे ना वो रखते हैं अपने पास। हम फिर बाकी चीज़ों को नहीं सही रखते। मतलब फाइनल जो होते हैं ना रिजल्ट के कहते हैं वो एक रिजल्ट होते हैं आपके पास फाइल टाइप, वो फिर आपको सही किसी को ना दे के उसे फिर इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रिडिक्शन करा सकते हैं। सही है सही है। तो बस मेरे पास आखिर में कुछ दो तीन स्लाइडें रह गई, इसको हम फिर देख लेते हैं कि इसी तरह आप डिप्लॉय भी कर सकते हैं, चाहे वो फिर स्ट्रीमलेट के ऊपर है या
हगिंग फेस देख लें, गिटहब देख लें, उस पर भी आप इसको डाल सकते हैं। नेक्स्ट कुछ एप्लीकेशंस हैं कि आप वो बना सकते हैं। एग्जांपल जैसे कोई स्पीच रिकग्निशन का है, इमोशन डिटेक्शन है, म्यूजिक क्लासिफिकेशन है, बर्ड साउंड डिटेक्शन हो गया, मेडिकल डायग्नोसिस है, डीप फेक वॉइस डिटेक्शन है। इसी तरह मैं देख रहा था, मुझे एक सबसे इंटरेस्टिंग लगा था वो ये था कि जैसे सीसीटीवी कैमरास होते हैं ना, उसमें हम ये कर सकते हैं कि भाई साउंड को डिटेक्ट कर सकते हैं कि भाई जैसे गन की साउंड है, जैसे वो से कोई साउंड डिटेक्ट हो वो उसकी बेस पे ना अपने करीबी जो थाना है उसे रिपोर्ट कर दे। तो इस तरह के भी आप इंटरेस्टिंग मतलब प्रोजेक्ट हम बना सकते हैं, साउंड का मतलब कोई भी लेके यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास आखिर में ना कुछ सोर्सेज हैं, अगर आपने ना लेना है डेटा सेट, तो एक तो आपके पास कैगल के ऊपर मिल जाएगा, वो सर्च करेंगे ना कैगल ऑडियो के नाम से, तो वहाँ पे आपको काफ़ी सारे डेटा सेट्स मिल जाएंगे, वहाँ पर उसके कोड भी पड़े होंगे। फिर हमारे पास एक और है वेबसाइट है ओपन एस एल आर, यहाँ पे भी काफ़ी सारे पड़े हुए डेटा सेट या कोड भी पड़े हुए हैं। इसी तरह मोजिला कॉमन वॉइस है, यहाँ पे भी पब्लिकली डेटा सेट अवेलेबल हैं जो इनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब ये हमारा ओवरऑल था। और आखिर में आप क्वेश्चन भी कोई और तो पूछ सकते हैं कि ओवरऑल यही कुछ था हमारे लिए आज। कोई क्वेश्चन हो, कोई फीडबैक हो, आप शेयर कर सकते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम सेशन को फिर रिमाइंड कर सकते हैं। सर अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो फिर हम सेशन करते हैं। जी Thank सर। you so much everyone for joining. I think it's anyone have any questions so we can ask. अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से हम उसको जी सर बिल्कुल। बाकी अपनी फीडबैक भी आप शेयर कर सकते हैं ताकि हम भी इसको फिर बेहतर इंप्रूव कर सकें बाद में नेक्स्ट।